हाय दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। आपकी क्लास 9th में आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। पिछले क्लासेस में भी आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहले उन्हें थोड़ा रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः आपको परमेय संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले जो संख्याएं हम पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनसे हम परिचित हैं। प्राकृतिक संख्याएं उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई गोडाउन है, गोदाम है, उस गोदाम में बहुत सारे बोरे लगे हुए। उन बोरों को आपसे काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? एक से गिनना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आगे तक आप गिनते चले जाएंगे। तो जहां हम काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर, यानी कि 1 2 3 4 5 और इस तरीके से अनंत तक, इस तरीके का साइन बनाते हैं। अनंत या इनफाइनाइट बोलते हैं इसे। तो अनंत तक संख्याएं हमारी जो भी हैं, 1 से लेकर अनंत तक, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है आपने। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में हमें समस्याएं आने लगी, जैसे जीरो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर कुछ भी नहीं है, सपोज दैट गोडाउन हमारा पूरा का पूरा कैसा है, खाली है, तो उसमें क्वेश्चन आया कि इसमें कितनी संख्याएं। तब वहां पर हमें बताने के लिए यहाँ से हमारे पास संख्या नहीं, तब मैथमेटिक्स गणितज्ञों ने उसमें एक संख्या को और जोड़ दिया, जीरो। जीरो नंबर जब जुड़ गया इसमें प्राकृतिक संख्याओं में, तो संख्याएं हमारी होगी जीरो, 1 2 से लेकर अनंत तक। तब इन सभी संख्याओं को मिलाकर हमने बोला कि ये संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि जो एक संख्या की कमी थी वो हमारी पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इन्हें बोला गया पूर्ण संख्याएं। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इन सभी संख्याओं को समझ। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर, इससे डब्ल्यू ले लिया गया। प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, यहाँ से कैपिटल एन ले लिया। इसके बाद हमें संख्याओं की, ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी। जैसे अगर तापमान हमारा 0 से नीचे है, सपोज 10 डिग्री 0 से नीचे है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके की समस्याएं आएंगी। तो उसे दिखाने के लिए हमें -10 डिग्री जो हम दिखाते हैं, तो इस समस्या का समाधान गणितज्ञों ने ऋणात्मक संख्याओं को, इसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा, यानी 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक पूर्ण संख्याएं थी। और इन्हीं में -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत। इस तरीके से ये जो संख्याएं हमें मिली, ये संख्याओं को हमने बोला पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स या इंटीग्रल नंबर।
पूर्णांक संख्या। यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या है, 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, -4 से लेकर अनंत। अभी हम -3 और -2 के बीच जो भी संख्याएं होंगी हमारी दशमलव संख्याएं, उनकी बात नहीं करते। पूर्णांक संख्याओं में सिर्फ ये जो संख्याएं आपको दिख रही है पूर्ण संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक, और उसके बाद ये ऋणात्मक संख्याएं, यही हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। इसमें जैसे 1.2, 1.5, इन संख्याओं की बात पूर्णांक संख्याओं में नहीं होती। पूर्णांक संख्याओं का मतलब जो कंप्लीट संख्याएं हैं, दशमलव में नहीं। इस सेट को रिप्रेजेंट किया गया जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ बुक्स में कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन सारी संख्याओं के समूह को। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0 ± 1, मतलब प्लस का 1 और यहाँ माइनस का भी 1, या +-2, +-3, +-4, और इस तरीके से ये अनंत तक संख्याएं चलेंगी। 0, +-1, +-2, +-3, +-4 और अनंत तक। तो इसमें देखिए ये जो हमने नीचे नंबर लिखे थे वो सारे के सारे नंबर इस समूह के अंदर है, सारी संख्याएं इस समूह के अंदर हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड या आई। तो ये चीजें आप जो है अभी तक पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें और हम रिवाइज करते हैं। देखें 0 से लेकर प्लस अनंत, ठीक, ये सब हमारी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं 0 से 1 से लेकर अनंत तक, इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और इसे हम i प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है 1 से लेकर अनंत तक, यानी नेचुरल नंबर ही हमारे क्या 1 से अनंत तक है। तो 1 से अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। यहाँ देखें -1 से लेकर माइनस अनंत, ये हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको हम जेड माइनस या आई माइनस से कर देते हैं। और लिख दिया, और का मतलब क्या होता है, और ठीक। तो 0 संख्या है वो इन दोनों के बीच की संख्या है, धनात्मक पूर्णांकों की और ऋणात्मक पूर्णांकों की। यानी कि 0 हमारा जो है ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। 0 को हम क्या कहेंगे, ये संख्या जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, तो अगर हम सिर्फ कहें कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दो, तो ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, 0 भी उसके अंदर आ जाए। अगर हम कहें धनात्मक संख्याओं को छोड़ दो, तो धनात्मक संख्याओं को जब छोड़ेंगे तो 0 इधर हमारी ऋणात्मक संख्याओं में जुड़ जाए, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यहाँ से कुछ पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे सम संख्याएं। और एक था हमारा विषम संख्या। आप लोग 8th से आए हैं, हो सकता है चीजें कुछ याद ना रही हो, रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं हमारी आएंगी कहाँ से, पूर्णांकों से, धनात्मक पूर्णांकों से।
ठीक है। तो ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो दो से कट जाते हैं, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ध्यान रखना है, इनमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी। सम और विषम में -2 और -3 की जब हम बात करेंगे तो वो सम और विषम के अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ कहाँ बात करेंगे? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं या ऐसे धनात्मक पूर्णांक, ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। समझ में आई बात? ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, क्या होंगे? उन्हें हम सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे दो से विभाजित हो जाती है, 4, 6, 8, 100, 110, अनंत। लेकिन कैसे होंगे? ये सब धनात्मक ही होंगे। ठीक। इसी तरीके से विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? यानी ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। शॉर्ट में लिख देता हूं, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9, 11, 13, आगे तक 121, 101 इत्यादि। तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दो से विभाजित हो जाए। जो दो से विभाजित नहीं होते हैं वो विषम, और जो दो से विभाजित हो जाते हैं वो सम संख्या। ठीक। इसके बाद भाज्य और अभाज्य की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जो किसी भी एक संख्या से विभाजित हो जाए। जो किसी भी एक संख्या से विभाजित हो जाए, एक को छोड़, एक को छोड़कर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो एक के अलावा मतलब किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए। जैसे कि 9 है, 9 हमारी भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो किसी भी एक संख्या से विभाजित हो जाए, एक को छोड़कर। जैसे हमने 9 लिया है यहाँ पर, तो 9 हमारा
क्या होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3 से विभाजित हुआ, 3 एक को तो हमने छोड़ दिया, 1 से तो विभाजित हो ही रहा, 3 से और विभाजित हो गया। जब ये 3 से और विभाजित हो गया, इसका मतलब 9 हमारी क्या है, भाज्य संख्या। ऐसे ही अगर हम 4 ले लें, तो 4 तो 1 से तो विभाजित नहीं है, और 4 2 से और विभाजित कर दें, 2 दूनी 4, तो 2 संख्या बची यहाँ पर, यानी कि 4 2 से विभाजित हो रही है और 1 से भी हो रही है। इसका मतलब 4 हमारी कैसी हो गई, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्याएं वो हैं जो एक के अलावा किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाएं, तो हम उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, तो यहाँ पर भी वही है, एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, इसमें एक के अतिरिक्त किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए। तो जैसे कि अगर हम संख्या लेते हैं 11 या संख्या लेते हैं 7, तो 7 संख्या जो है केवल 7 से विभाजित होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये संख्याएं जो एक और स्वयं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7/1 है और 7/7 है, इससे तो विभाजित होंगी, खुद से भी विभाजित होगी हर संख्या, और एक से हर संख्या विभाजित होगी, लेकिन इसके अलावा और से किसी से ये विभाजित नहीं होगी, इसलिए 7 क्या हो गई, ये अभाज्य हो। ऐसी 3 संख्या हमारी क्या है, 1 से विभाजित होगी और सिर्फ 3 से विभाजित होगी। 2 संख्या क्या है, 1 से विभाजित होगी और स्वयं 2 से विभाजित होगी। तो इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 19 1 से विभाजित होगी और सिर्फ 19 से विभाजित होगी, तो ये अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम विषम, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक। ये सब समझने के बाद अब नंबर आता है हमारा जो आज का चैप्टर है, उसके टॉपिक का, जिन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में थोड़ा इसलिए बता देते हैं कि आगे जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे आफ्टर 12th, तो सब आपको इंग्लिश में मिलेगा। ये नम तो उनकी नाम है,
इन नामों से थोड़ा परिचित रहें तो आगे दिक्कत नहीं होगी अगर आपको 12th से आगे की मैथ्स पढ़नी है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं की देखिए परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके जहां Q 0 के बराबर ना हो और P और Q पूर्णांक, यानी कि परमेय संख्याएं वे सभी परमेय संख्याएं कहलाएंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन Q हमारा शून्य ना हो। जो इस संख्या का P/Q का हर है वो शून्य ना हो और P और Q हमारे पूर्णांक, यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं Z से P और Q हम लें, तो ऐसी सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। देखिए जो भी हमने संख्याएं पढ़ी है प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, इन्हें चेक करते हैं क्या इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। यानी कोई भी जो परिमेय संख्या है वो हमारी क्या होगी? ये होगी कोई संख्या P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q कहाँ से आते हैं? पूर्णांक से। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं P, Q इज इन Z या I इसे बिलोंग्स टू या इज इन पढ़ते हैं, P Q Z में है, ऐसा ही पढ़ लेंगे। P Q कहाँ है? Z में है। Z क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहाँ से P Q हम ले लेंगे। देखें चेक करना हमें क्या प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं? चेक, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास 1 है, तो 1 को अगर हम अपॉन 1 लिख दें, यानी 1 जो है यानी 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। 1 को अगर हम 1/1 लिख दें तो क्या इसका मान बदलेगा? 1/1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। यानी इस एक संख्या को हमने P/Q के रूप में लिख दिया, और ये P और Q यानी एक हमारा कहाँ से है? यहाँ से प्लस का, ठीक है। तो जो 1/1 है नीचे वाला वो कहाँ से है? पूर्णांक संख्याओं से हमने एक ले लिया और उसका हमारा मान भी परिवर्तित नहीं, यानी सीधी बात है, एक को हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, यानी एक हमारी परिमेय संख्या है। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। ऐसे ही 1000 को क्या लिख सकते हैं? 1000/1, यानी 1 से भाग देने पर तो वही मिलता है, तो बटे में हम हर संख्या पे 1 लगा सकते हैं। जब 1 लगा सकते हैं तो हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 से लेकर अनंत तक सभी की सभी परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकला?
सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? चेक करते हैं। देखिए, एक से लेकर अनंत तक तो हमने देख लिया कि हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो एक से लेकर अनंत तक ये तो हम चेक कर चुके हैं, सिर्फ हमें शून्य को चेक करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसी के रूप में आ जाता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन एक नंबर पे भी पूछा जा सकता है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? या दिखाइए शून्य एक परिमेय संख्या है। उत्तर में क्या होगा कि शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख देंगे। तो शून्य को क्या लिखेंगे? शून्य बटे एक। अब इसे हमें चेक करना है कि ये परिमेय है या नहीं। तो देखिए, शून्य बटे एक में हमारी जो परिभाषा है कि संख्या p बटे q के रूप में हो, q हमारा जीरो ना हो। तो यहाँ देखें, q हमारा जीरो नहीं है, ये p बटे q के रूप में लिख दिया। और यहाँ पर हमारा q जो है 1 है, जीरो नहीं है। तो ये भी परिभाषा हमारी आ रही है। p हमारा p कहाँ से हो? z से हो, और q भी हमारा किस में हो? z में। तो देखें, p हमारा जीरो जो कि हमारा z में है, q हमारा 1 यानी एक, वो भी हमारा किस में है? z में। यानी जीरो बटे एक संख्या परिमेय संख्याओं की परिभाषा को संतुष्ट करती है। तो जीरो बटे एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जीरो बटे एक को क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। क्यों? एक से हम जीरो को भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो को हम जीरो बटे एक लिख सकते हैं, जो कि p बटे q के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जीरो जब परिमेय संख्या हो गई, और यहाँ देखिए एक से लेकर आगे तक तो हम कह ही चुके हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जीरो भी परिमेय संख्या हो गई। तो इससे बात निकल के क्या आ गई? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं। सभी, या इसे हम लिखते हैं, तो डब्ल्यू ना लिख करके, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक हमारे परिमेय होते हैं? देखिए, जीरो से लेकर प्लस अनंत तक की तो बात हम कर चुके हैं। माइनस संख्याओं की बात करते हैं। माइनस एक को क्या लिख सकते हैं? माइनस एक बटे एक, क्योंकि एक से भाग देने पर हमें वही मिलेगा। माइनस 55 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 55 बटे एक। और कोई उदाहरण ले लें, माइनस 103 बटे एक, या माइनस 103 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 103 बटे एक। तो यहाँ देखें परिभाषा, q तो हमारा जीरो नहीं हो रहा है कहीं भी। p हमारा कहाँ से आया है? जो अंश है वो कहाँ से आया है? पूर्णांक संख्या से आया है, यानी ऋणात्मक हो सकता है। q हमारा 1 है, वो भी कहाँ से आया है? पूर्णांक संख्या से आया है। अर्थात जो भी यहाँ से पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सभी भी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं या परिमेय संख्या होते हैं। ठीक, क्योंकि सभी P बटे Q को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें बनी निकल के आई कि जो P है वो हमारा शून्य भी हो सकता है, सभी धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती है। और Q जो है वो बस शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिभाषा में Q शून्य नहीं हो सकता, बाकी धनात्मक सभी संख्याएं हो सकती हैं, ऋणात्मक सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण अगर हम लेना चाहें परिमेय संख्याओं के, तो ये दे सकते हैं, जैसे 7/5 या -7/5 या 7/-5 या -7/-। देखिए एक ही जैसी संख्या इसलिए ली कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 7/5 यानी कोई भी धनात्मक ऊपर हो सकता है, कोई भी धनात्मक नीचे हो सकता है। तो इस तरीके से P बटे Q जो संख्याएं बनेगी सभी परिमेय होगी। अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो, यानी P ऋणात्मक हो और Q धनात्मक हो, तब भी वो संख्या जो है परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो परिभाषा को संतुष्ट करती है। इसी तरीके से P हमारा धनात्मक हो, Q ऋणात्मक हो, तब भी परिमेय संख्या बन जाएगी, और यदि दोनों ऋणात्मक हो तब भी वो परिमेय संख्या होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो ध्यान रखना है इतनी सी बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि Q धोखे से भी हमारा कहीं जीरो ना हो जाए। यानी कि अगर कहीं हमने लिख दिया 7, ये दिखेगा नहीं, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, कहीं भी हमने लिख लिया 7/0, और 7/0 या 7/0 अगर हम लिख रहे हैं तो ये परिभाषा में नहीं आए। सिर्फ एक केस ऐसा है तो नहीं आता है, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं हो। P और Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज का जो लेक्चर था उसे समझा होगा अच्छे से। कोशिश की गई कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में आपको सही से बताया गया है। यदि आपको ये वीडियो से परिमेय संख्याएं अच्छे से समझ में आई तो अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपके पास समय से पहुंचें और आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप उसे समय पर देख सकें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।